एक पिता अपनी बेटी को पिछले 2 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रही थी। यह देखकर उसके पापा टेंशन में आ गए, इसलिए उन्होंने उस फ्लैट के ओनर को कॉल किया जहां पर उनकी बेटी किराए पर रहती थी। पिता ने ओनर से कहा कि वह अभी जाकर उनकी बेटी को देख के आए कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। यह सुनते ही ओनर फ्लैट पर पहुंच गया, जिसके दरवाजे पर पहले से ही ताला लटका हुआ था, लेकिन अंदर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। यह देखकर ओनर को कुछ डाउट सा हुआ, इसलिए उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और फिर सभी ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। पर जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो सीन था उसको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा, यह जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। इस टाइम आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है पलक केशा, जिसकी उम्र करीब 26 साल के आसपास थी। पलक मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी कस्बे की रहने वाली थी। मिडिल क्लास परिवार से वो बिलोंग करती थी। उसके फादर कोई नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस से जुड़े हुए थे, जबकि पलक की माँ एक हाउसवाइफ जो घर के कामकाज संभालने के साथ साथ अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। इन दोनों ने ही अपनी पलक को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। पापा की इनकम भले ही लिमिटेड थी, लेकिन उन्होंने पलक को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बस पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आगे कुछ अच्छी तरह से बन जाए। और पलक का भी यही ड्रीम था। ऐसा बताया जाता है कि वह बचपन से ही बेहद शांत, मिलनसार और एक सुलझी हुई लड़की थी और सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। इसके बिहेवियर की वजह से परिवार के लोग, रिश्तेदार और आसपास के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पलक सिर्फ बिहेवियर से ही अच्छी नहीं थी, बल्कि अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करती थी। उसने टिमरनी के ही एक स्कूल से अपनी शुरुआती एजुकेशन पूरी की थी और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज के दिनों में भी पलक ने अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा और मेहनत के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी उसने हासिल कर ली। पलक का सपना था कि वह बैंकिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ बड़ा करके दिखाएगी। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, जो सोसाइटी में अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा कर सके। और इन सपनों की हकीकत का रूप देने के लिए पलक ने अपने छोटे से कस्बे टिमरनी को जल्द ही अलविदा कह दिया, क्योंकि वह जानती थी वहाँ पर वह बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रुख करती है। इंदौर जैसे बड़े और रफ्तार से भागते शहर में खुद को साबित करने पलक के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे। वो कुछ करना चाहती थी। इंदौर आने के बाद पलक ने अपनी पूरी ताकत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाशने में लगा दी। वो लगातार इंटरव्यू देती रही और खुद को बेहतर बनाती रही। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू में दिए गए दमदार और कॉन्फिडेंस से भरे जवाबों के दम पर उसका सिलेक्शन देश की एक बड़ी प्राइवेट बैंक में हो जाता है। उसे इंदौर के सबसे वीआईपी और बिजी माने जाने वाले इलाके विजयनगर की बड़ी ब्रांच और एक बड़ी और जिम्मेदारी वाली पोस्ट भी मिल जाती है। अब जब पलक के लिए सिर्फ एक रोज़गार नहीं, बल्कि उसके सपनों की पहली उड़ान थी। बैंक में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वह टाइम से ऑफिस आती थी, अपना काम करके जाती थी। ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती थी। अपनी सिक्योरिटी और ऑफिस से नज़दीकी को देखते हुए पलक ने इंदौर के तापश्री बाग इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और वहाँ पर वह अकेली रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रही थी। जब पलक इंदौर में अपना करियर को संवार ही रही थी ना, उसी दौरान साल 2021 में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और यह मोड़ बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसा बताया जाता है कि पलक को गाने का शौक़ था और इसी शौक़ के चलते मोबाइल पर जो सिंगिंग ऐप होता है वहाँ पर कंटेंट हो जाती है, जहाँ पर लोग गाने गाकर अपने वीडियो और ऑडियो को शेयर किया करते थे। सो पलक भी अक्सर इस ऐप पर एक्टिव रहती थी, अपने गाने रिकॉर्ड किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के ही दतिया ज़िले का रहने वाला मयंक शाक्य भी किया करता था। उसे भी सिंगिंग का बड़ा शौक़ था, जबकि पेशे से वह एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह घरों और दुकानों में बिजली की फिटिंग और मरम्मत का काम किया करता था। एक दिन मयंक की नज़र पलक के गाए हुए गाने पर पड़ी। उसने पलक की आवाज़ और उसके गाने के अंदाज की तारीफ़ करते हुए एक नॉर्मल सा कमेंट कर दिया। अब क्योंकि पलक बिहेवियर से बेहद मिलनसार और साफ दिल की थी, तो ऐसे में जब किसी ने उसके टैलेंट की सराहना की तो पलक ने भी मयंक के जवाब में थैंक यू कह दिया। इसके बाद मयंक ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ऐप के इनबॉक्स में मैसेज भेजना शुरू कर दिए। शुरुआत में वह सिर्फ गानों,
फेवरेट सिंगर्स और म्यूज़िक के बारे में ही बात किया करते थे। मयंक बातचीत के दौरान खुद को बहुत ही समझदार, सीधा और पलक के हुनर का बड़ा किरदार दिखाता था। पलक को भी ऐसा लगा कि मयंक एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, जिससे म्यूज़िक के बहाने अच्छी बातें हो जाती है। जब जैसे जैसे ऐप के इनबॉक्स में चैटिंग बढ़ती गई, दोनों के बीच और भी दोस्ती जो है थी वो और आगे बढ़ती जा रही थी। मयंक ने धीरे धीरे पलक का भरोसा जीतना का काम शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद चैटिंग को और आसान बनाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर किए। अब उनकी बात ऐप से निकलकर व्हाट्सएप और डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स तक पहुंच गई। हालांकि इंदौर में बिल्कुल अकेली रहती थी और पूरे दिन की ऑफिस की थकान के बाद जब मयंक उससे फ़ोन पर बातें करता था तो वह अपनी दिलों की बातें और पूरे दिन का रूटीन उससे शेयर करने लगी। मयंक भी दतिया से फ़ोन पर उसकी हर छोटी बात को बहुत ध्यान से सुनता था और उसे बहुत सपोर्ट करता था। मयंक ने कुछ ही महीनों में बातचीत के जरिए पलक के मन में अपने लिए भरोसेमंद जगह बना ली थी। पलक उसे अपना एक पक्का और सच्चा दोस्त मानने लग गई थी। वक्त बढ़ने के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। पलक और मयंक दोनों एक दूसरे की आदतों को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे थे। उन्हें एहसास होने लग गया था अब इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए मयंक ने अपने दिल की बात पलक के सामने रख दी। पलक भी मयंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने भी मयंक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सूत्रों के मुताबिक मयंक दतिया में रहता था और पलक इंदौर में, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इसलिए शुरुआत में वह सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल्स पे ही एक दूसरे से बात किया करते थे। लेकिन जब इनका रिश्ता आगे बढ़ने लग गया, प्यार गहरा होने लग गया तो मयंक ने पलक से मिलने की इच्छा जताई और इंदौर पहुंच गया, जहां पहली बार दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा था और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम भी बिताया। इस दिन के बाद से तो मयंक को जब भी मौका मिलता तो वह बस या ट्रेन पकड़कर 485 किलोमीटर का सफ़र तय करता और दतिया से इंदौर पहुंच जाया करता था। इंदौर आने के बाद वह पलक के किराए के फ्लैट पे ही रुक जाता था, जहां पलक अपने ऑफिस के काम से टाइम निकालकर उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। दोनों साथ में खाना खाते थे, इंदौर के बाज़ारों में और टूरिस्ट पैलेस पर घूमने जाते थे। पलक के फ्लैट्स पर मयंक का आना जाना अब इतना नॉर्मल हो गया था कि आसपास के लोगों और मकान मालिक को भी इसकी बहुत भनक लग चुकी थी। लेकिन सब उसे पलक का दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार ही समझते थे। देखते ही देखते पलक और मयंक इस रिश्ते को 4 से 5 साल का लंबा टाइम बीत गया। साल 2021 से शुरू हुआ यह सफ़र 2026 तक पहुंच चुका था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ बहुत शांत चल रहा था, लेकिन टाइम के साथ मयंक के बिहेवियर में अब बदलाव आने लगा और दोनों के बीच कहासुनी और झगड़े शुरू हो गए। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि इन 5 सालों में पलक ने अपने करियर में काफ़ी तरक्की कर ली थी। वो देश की एक बड़ी और फेमस बैंक में रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर काम कर रही थी। उसकी सैलरी भी अच्छी थी और इंदौर जैसे बड़े शहर में कॉर्पोरेट सर्कल में पलक की एक नई पहचान बन रही थी। दूसरी तरफ मयंक दतिया में रहकर एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। उसके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इस वजह से मयंक के मन में धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी पैदा होने लग गई थी। उसे लगने लगा था कि पलक अब उससे बहुत आगे निकल चुकी है। इसके अलावा वह पलक पर हद से ज़्यादा अपना हक जताने लगा था और उसकी हर छोटी बड़ी बात पर डाउट भी करने लगा था। मयंक पहले से ही उसके ऑफिस के दोस्तों को लेकर पूछताछ किया करता था, यहाँ तक कि पलक के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया पर भी नज़र रखने की वह कोशिश किया करता था। पलक एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी, इसलिए मयंक का यह ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव और शक की बिहेवियर उसे अब घुटन महसूस करने लगा था। इसके अलावा मयंक पलक पर लगातार शादी का दबाव भी डाल रहा था। वो चाहता था कि पलक तुरंत ही उससे शादी कर ले, लेकिन पलक जानती थी कि उसके और मयंक के बैकग्राउंड, करियर और सोच में अब ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। मयंक का वायलेंट और शकी रूप देखकर पलक को यह समझ आ गया था कि मयंक के साथ उसका जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। इसके अलावा पलक के पेरेंट्स उसके लिए अपनी ही पसंद का लड़का तलाश कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पसंद से ही लड़की से शादी करे, क्योंकि पलक अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी और उनके स्ट्रगल को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसके पेरेंट्स की सोसाइटी में बदनामी हो जाए या फिर वो हर्ट हो जाए। इसलिए जब मयंक ने उससे फ़ोन पर बातचीत के दौरान शादी करने की बात कही ना, तो पलक ने उससे साफ कह दिया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है।
मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती और अब हमें इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। यह सुनकर मयंक का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने पलंग को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसने मयंक का नंबर अब ब्लॉक कर दिया और उससे बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक का यह बदला हुआ रूप देखकर मयंक का जो ईगो था वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गया। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जिस लड़की के साथ वो पिछले 5 साल से रिश्ते में है उसने अपनी ज़िंदगी से उसे इस तरह से बाहर कर दिया। गुस्से और सनक में आकर उसने फैसला किया कि वह इंदौर जाकर पलक के आमने सामने बात करेगा और उसे शादी के लिए मजबूर करेगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मयंक दतिया से बस पकड़कर 485 किलोमीटर दूर इंदौर पहुंच जाता है। इंदौर पहुंचकर वह सीधा खरजाना थाना क्षेत्र के तापेश्वरी बाग में मौजूद पलक के किराए के फ्लैट पर चला जाता है। शुरुआत में पलक मयंक को अचानक सामने देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। मयंक ने उसे समझाते हुए कहा कि वह सिर्फ आखिरी बार उससे बात करने के लिए आया है। अब यह सुनकर पलक राजी हो जाती है और दोनों मूड फ्रेश करने के लिए चौपाटी भी जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है। बाहर घूमने के बाद मयंक और पलक वापस फ्लैट पर लौट आते हैं और फ्लैट का दरवाज़ा बंद होते ही मयंक ने एक बार फिर से शादी का मुद्दा वहां पर उठा दिया। उसने पलक से कहा है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, पर पलक ने साफ मना कर दिया। इसी बात पर बताया जा रहा है कि मयंक ने जो अंदर का गुस्सा था वह जस्ट डबल हो गया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मयंक ने आओ देखा न ताओ पलक पर हमला कर दिया और पूरी ताकत से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। जैसे ही पलक की सांसें थम गई, मयंक ने भागने के बजाय ठंडे दिमाग से इस वारदात को हादसे में कन्वर्ट करने की प्लानिंग शुरू की ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। प्लानिंग के मुताबिक मयंक पलक के बेजान शरीर को घसीटकर किचन में ले आया। वहां उसने बॉडी पर पेट्रोल डाला, उसमें आग लगा दी। साजिश को पुख्ता करने के लिए उसने किचन में रखी एलपीजी सिलेंडर का जो रेगुलेटर था और गैस बर्नर था उसे पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया और साथ में खुद सब्जी भी काटी, जिसके पीछे मयंक की ये सोच रही थी कि जब पलक की बॉडी मिलेगी तो पुलिस और मकान मालिक को यह लगेगा कि खाना बनाते टाइम गैस लीक हुई है और आग लगने के बाद यह हादसा हो गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद मयंक फ्लैट से बाहर निकला, दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और चुपचाप इंदौर से भागकर वापस अपने घर दतिया वो चला गया। इधर पलक का परिवार लगातार उसे फ़ोन कर रहा था क्योंकि वह हर रोज़ अपने पेरेंट्स से बात करती थी और उनका हालचाल पूछा करती थी। लेकिन आज जब पलक का फ़ोन नहीं आया तो पिता ने खुद उसके नंबर पर कॉल कर दिया। हालांकि बेल बज रही थी लेकिन पलक फ़ोन नहीं उठाया। शुरुआत में उसके पापा को ऐसा लगा कि शायद वो हो सकता है किसी काम में बिज़ी हो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही है। लेकिन जब लगातार 2 दिन तक पलक का कोई भी फ़ोन नहीं आया तो परिवार की चिंता यहाँ पर बढ़ जाती है। उनके मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसलिए उन्होंने बिना टाइम गंवाए उस फ्लैट के मकान मालिक को फ़ोन लगाया जहां पलक किराए पर रहा करती थी और उससे कहा कि आप फ्लैट पर जाइए और जाकर हमारी बेटी को देखें कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मकान मालिक जब पलक के फ्लैट के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि बंद फ्लैट के अंदर एक बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। मकान मालिक ने तुरंत पड़ोसियों को इकट्ठा किया और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही वो लोग अंदर गए तो सभी के होश उड़ गए। कमरे के अंदर चारों तरफ धुआं और बदबू फैली हुई थी। जब लोग भागकर किचन की तरफ गए तो वहाँ का सीन देखकर सबकी रूह कांप गई क्योंकि फर्श पर पलक की बॉडी पड़ी हुई थी, बहुत बुरे हाल में। किचन में रखा एक छोटा एलपीजी सिलेंडर और गैस बर्नर पूरी तरह से खुला हुआ था। गैस की बदबू भी आ रही थी। यह देखकर मकान मालिक ने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए कहा। पुलिस भी बिना टाइम गंवाए फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँच जाती है और किचन का सीन देखने के बाद इसे एक तरह का हादसा मानने लग जाती है। पुलिस के साथ साथ मकान मालिक और पड़ोसियों को भी यह लग रहा था कि शायद खाना बनाते टाइम अचानक गैस लीक हो गई हो और आग लगने की वजह से पलक ऐसे जान चली गई हो। पुलिस ने पलक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब डॉक्टर और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पलक की बॉडी को बारीकी से जांच किया तो मयंक का बुना हुआ पूरा जाल जला ताशा के पत्तों की तरह ढह गया। दरअसल डॉक्टर्स ने देखा कि पलक के गले की बोन्स और मसल्स पूरी पर अंदरूनी चोटें के गहरे निशान थे जो साफ इशारा कर रहे थे कि उसका गला पूरी ताकत से दबाया गया था। साथ ही पलक के सर पर भी चोट के निशान थे, यानी कि जान जाने से पहले उसकी किसी से हाथापाई हुई थी। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही थी। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने पुलिस को बुलाया।
बताया कि अगर वो कोई इंसान जिंदा रहते हुए इस तरह से जलता है तो सांस लेने की वजह से धुआं और कार्बन उसके लंग्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन पलक के लंग्स में धुआं नहीं था। इसका मतलब यह था कि पलक की बॉडी को आग लगाई गई। टाइम था 3 अगस्त 2026 का और जगह थी हरियाणा के फरीदाबाद का सिकोना। जब सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम हुआ था और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक व्यक्ति पूरे तरीके से अपने फेस को कवर कर लेने के बाद वहां पर जा पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड से यह बात कहने लगता है कि जाकर संध्या मैडम को बुला कर लाओ, उन्हें ये बता देना कि उनके पति विकास आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को पहली बार में तो उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था, सिर को कवर कर रखा था और उसके दिमाग में यही बात आई कि यहाँ पर इनके स्कूल के पास में इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है यह बंदा अपने आप को धूल मिट्टी से बचाने के लिए इस टाइम अपने आप को कवर किए हुआ होगा और इस टाइम वह सिर्फ और सिर्फ मैडम से ही तो मिलना चाहता है। तो वो अंदर जाकर संध्या मैडम को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है और कुछ ही देर बाद वह मैडम उस व्यक्ति के पास भी आ पहुंचती है। लेकिन जैसे ही संध्या गुजर उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो उस बंदे ने अपने पास से एक चाकू निकाला और वह लगातार संध्या के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। लगभग अगले 30 सेकंड के अंदर 34 बार वह संध्या के ऊपर वार करता है। इस टाइम संध्या काफ़ी बुरी तरीके से चीख रही थी, तो इस चीख को सुनकर स्कूल का प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर आता है। तो उन्हें देखा कि एक व्यक्ति जिसने कि अपने फेस को इस टाइम पूरे तरीके से कवर कर रखा है, वह यहाँ पर संध्या मैडम को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वह उसके पास जाते हैं, लेकिन मास्क वाला वह बंदा उस चाकू को उठाकर प्रिंसिपल के पीछे दौड़ पड़ता है। प्रिंसिपल इस टाइम में अपने हाथ में कुछ भी नहीं लिए हुए थे, जिसके चलते हुए थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आसपास में कई ऐसी चीज़ ढूंढने लगते हैं जिससे वह अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। और उसके बाद वह जो सामने वाला बंदा प्रिंसिपल के ऊपर इस टाइम हमला करने के लिए आ रहा था, वह वापस तब तक जा चुका था। प्रिंसिपल जैसे तैसे कर अपने आप को संभालता है और दूसरी तरफ उससे यह भी बात पता चलती है कि यह मार्क्स वाला बंदा यहाँ से जा चुका है। तो उसने जाकर संध्या को संभाला और वह जल्द से जल्द वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे ले जाने की कोशिश करता है। संध्या के पति को जब यह बात पता चलती है कि उसका नाम लेकर यहाँ पर कोई आया था, तो उसने स्कूल वालों को बताना शुरू किया कि वह नहीं था। तो प्रिंसिपल यही बात बोलते हैं कि उसकी पत्नी को वह लेकर इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही संध्या को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स ने जब उसका एग्जामिन किया तो उनका कहना था कि अब संध्या इस दुनिया में नहीं रही। संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गेंद की। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा को बार बार चाकू से उसके ऊपर वार करने जा रहा। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूँ, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। तो ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उसको लेके अल्फाला हॉस्पिटल चला गया। विकास इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका नाम लेकर यहाँ पर कौन आया होगा जिसने कि उसकी पत्नी को इतनी ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। इस टाइम तक पुलिस के पास कंप्लेंट भी कर दी गई थी और विकास का यह कहना था कि उसे और किसी के ऊपर तो शक नहीं है, लेकिन अमित नाम का एक व्यक्ति ज़रूर है जो पिछले काफ़ी दिनों से उसकी पत्नी का पीछे पड़ा हुआ था। विकास ने जाकर जब इस बात की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाई और जैसे ही पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर तहकीकात करना शुरू की, जानना शुरू किया, तो आखिरकार वो अमित नाम का बंदा कौन है जिसके के ऊपर आप लोग शक कर रहे हैं। तब जाकर इस कहानी का खुलासा होता है। यह बात पता चलती है कि अमित 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3 सालों से संध्या के पीछे पड़ा हुआ था। इस घटना की शुरुआत 2023-24 में हो चुकी थी, जब फिरोजपुर में रहने वाली संध्या गुजर हर रोज़ अपने स्कूल में जाया करती थी। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी कि इस टाइम अमित नाम के एक लड़के की इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। और अमित का हर रोज़ का यही काम हुआ करता था कि वह अपने घर से दूध उठा था और जहाँ पर भी वह दूध बांटना हुआ करता था वहाँ पर जाकर वह दूध बांट देता। और सुबह सुबह संध्या तो अपने स्कूल जाया करती थी। सुबह ही अमित भी दूध बांटने के लिए निकला करता था, जिसके चलते हर रोज़ वह संध्या को देखा करता था। और अमित ने पहली बार जब संध्या को देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है।
पहले तो अक्सर ऐसा हो जाया करता था कि अमित अपने घर से किसी भी टाइम दूध देने के लिए निकल पड़ता था, लेकिन जब से उसको पता चला कि संध्या अपने स्कूल में इस टाइम जाती है, तो वह भी टाइम देखकर निकला करता था और हर रोज़ उसकी तरफ देखा करता था। रोड पर काफ़ी सारे लोग गुजरा करते थे, तो संध्या के दिमाग में यह बात आई कि दुधिया है, हर रोज़ अपने काम पर जाता है, तो यह बात बिल्कुल नॉर्मल है कि हो सकता है कि यह दोनों एक ही टाइम पर घर से निकलते हों, और संध्या इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ अमित तो पूरी की पूरी प्लानिंग बनाकर निकला करता था कि अब वह अगर अपने घर से निकलेगा तो वहाँ पर जाकर उस मैडम से टकरा ही जाएगा और बाकी की दिनों की तरह आज फिर से उसे देख पाएगा। इसी तरीके से लगभग काफ़ी दिनों तक वह यूं ही संध्या को निहारा करता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने यह बात पता चलती है कि संध्या इसी स्कूल में पढ़ाती है और दरअसल यह स्कूल उसके रिश्तेदारों की ज़मीन पर बना हुआ है। तो उसके दिमाग में यह बात आई कि उन्हें आज चलकर मैडम जी से मुलाकात की जाए। वह सीधा ही उसी स्कूल में जहाँ पहुँचा और उसके स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से यह बात करता है कि वह यहाँ पर पढ़ाने वाली एक मैडम से मिलना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड यह बात सोचता है कि हो सकता है यह उनका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, तो उसने उस मैडम का नाम पूछा कि मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ, ज़रा उसका नाम बताओ। लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। यह बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन अमित जब यह बात बताने लगता है कि जो यह तुम्हारा स्कूल है उनके रिश्तेदारों की ज़मीन पर बना हुआ है, तो अपनी जान पहचान वो निकलाने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग में यही बात आई कि यह किसी ना किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर जाकर क्या ही कर लेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते रहते हैं और उसने उसे स्कूल के अंदर जाने दिया। और अब तो अमित एक एक क्लास में जाकर उस मैडम को ढूंढ रहा था और एक क्लास ऐसी भी आई जहाँ पर इस टाइम संध्या बैठी हुई थी। वह उसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और संध्या को यही बात याद आती है कि शायद यह तो वही लड़का है जो कि दुधिया है और बीच रास्ते में इनसे मिलना करता है, तो हो सकता है इसका भी कोई ना कोई बच्चा वगैरह यहाँ पढ़ता होगा। तो अब वह अमित से पूछने लगती है कि हाँ जी बताइए, वह आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है। लेकिन अमित ने इस बात से मना कर दिया कि वह उसकी मदद के लिए नहीं आया, बस वह यहाँ से गुजर रहा था, तो वह इनके साथ बात करने के लिए आ गया। संध्या अमित की इन सभी बातों को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाई कि वह किस तरीके से इससे बात करना चाहता है। तो अब अमित भी नॉर्मली उसे कहना शुरू कर दिया है कि शायद मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, दरअसल हम लोग बीच में काफ़ी बार मिलते रहते हैं, मैं यहाँ भी दूध देने के लिए आता रहता हूँ, तो बस यहाँ से निकल कर जा रहा था तो सोचा आपसे हालचाल पूछ लूँ। और संध्या ने भी अभी भी अमित को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, यही बात सोची कि हो सकता है यह यहाँ से गुजर कर जा रहा होगा, इसने इसे देख लिया। और उसके बाद तो अमित लगातार एक बार इसकी संध्या से मुलाकात ही हो चुकी थी। वह आगे से आगे इसके साथ बातें बढ़ाने की कोशिश करता है, संध्या भी उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और हर रोज़ लगभग इन दोनों के बीच नमस्ते और हो जाया करता था और उसके बाद दोनों ही अपने अपने कामों पर चले जाते थे। और एक दिन तो अमित के दिमाग में यह बात आई कि वह पिछले काफ़ी दिनों से इस मैडम से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब तो इसकी जान पहचान भी हो चुकी है, इसके चलते संध्या को प्रपोज़ कर देना चाहिए। यह सारी की सारी तैयारी वगैरह कर लेने के बाद वह संध्या को जाकर इस बारे में बताने लगता है कि वह इस टाइम इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ संध्या ने इस बारे में जाना कि यह बंदा तो पहले नॉर्मली इससे मुलाकात किया करता था, अब यह प्यार का इजहार कर रहा है। तो संध्या ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि इस टाइम तो उसकी शादी हो चुकी है, इसका पति है, 2 बच्चे हैं, इसकी घर गृहस्थी है, यह इससे शादी नहीं कर सकती। यह बात बोलकर संध्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अमित को इन सभी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह दोबारा से संध्या को रोककर यह बात समझाने लगता है कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। वह संध्या से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अभी भी वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो संध्या यही बात सोचती है कि ज़रूर इस बंदे का दिमाग हिल चुका है और वह अपने उसे वहीं पर छोड़कर दोबारा से आगे निकल जाती है। इस टाइम संध्या वापस अपने घर पर आ चुकी थी। उसने अपने पति विकास को इन सब चीज़ों के बारे में बताया। विकास को जैसे ही अमित के बारे में पता चला तो उसका यह कहना था कि वह ज़्यादा चिंता ना करे, वह जाकर उसे समझा देगा। और विकास अपने कुछ एक दोस्त को लेकर अमित के घर पहुँचता है।
अमित के माता पिता को इन सारी ही चीज़ों के बारे में बताता है कि इस टाइम आपका लड़का किस तरीके के गुल खिला रहा है। और दूसरी तरफ अमित को भी बड़े आराम से बिठाकर समझा दिया जाता है कि भाई जिस महिला से अब तू प्यार करने का दावा कर रहा है उसकी एक घर गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, तो अब तू उसे परेशान मत किया कर। अमित हम सब चीज़ों के लिए तैयार हो गया, लेकिन इन सभी बातों को बीते हुए अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन का टाइम ही हुआ था कि दोबारा से अमित जाकर संध्या को परेशान करना शुरू कर देता है। वो तरह तरह से उसके सामने प्रपोजल रख रहा था। संध्या वापस अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने पति को बताने लगी। और अब तो विकास इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसने अपने ग्राम पंचायत से बात की, अपने घर परिवार में जितने बड़े बड़े लोग थे उन सभी से बातें करना शुरू कर दिया। और जिस गांव का अमित था उस ग्राम पंचायत से भी बात की जाती है। दोनों गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत में अमित को अच्छे से समझा दिया जाता है कि तुम्हें आगे से इस लड़की का पीछा नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसे काफ़ी अच्छे से समझा दिया जाता है, धमकाया जाता है। और अमित का भी यही कहना था कि वह आज के बाद संध्या को कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अमित तो मानने वालों में से कहाँ था, जिसके कारण अभी भी वह संध्या के पीछा किया करता था। संध्या वापस अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने पति को साफ साफ यह बात समझा दी कि वह लड़का अभी भी नहीं मान रहा है, जिसके कारण वह अपना स्कूल ही छोड़ रही है। अब यह जाकर किसी और स्कूल में पढ़ाई करेगी। इस चीज़ से उसके पति को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित तो दूसरे स्कूल भी जा पहुंचा। वहां पर भी जाकर वो संध्या को परेशान किया करता था। और संध्या अब अमित से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि दोबारा से दोनों ही गांव की पंचायत को बिठाया जाता है। इस पंचायत में पंचों के द्वारा अमित को साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि उसका यह आखिरी चांस है। अगर दोबारा इसके कारण अगर यहाँ पर पंचायत बैठी तो यह इसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और उसे शांति के साथ दोबारा से समझाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है। उसके घर पर भी गए थे हम। उसके घर भी गए थे हम पहले उसने तंग भी करी थी। वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी, कोई स्कूल में पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर था तो उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया, अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ जा सरस्वती में, वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ मिनती जोड़ के उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल भी ये नहीं पता लगी क्या हो। लेकिन अब तो अमित खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे यह बात लग रही थी कि यहाँ पर इनके गांव में, दूसरे गांव में, आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर यह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। यह लड़कियों के पीछे कुछ इस तरीके से घूमता है, इसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और दूसरी तरफ जिस लड़की के कारण इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई उस लड़की को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना तो उसने इसके साथ शादी की, अच्छे से वह इसके साथ बात तक नहीं कर रही, जिसके चलते 26 मई में ही उसने एक चाकू का इंतज़ाम कर लिया। और यही कहना था कि इस लड़की के कारण उसकी इज्जत खराब हुई है, इसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। जहाँ पर भी अब यह दूध डालने के लिए जाता है तो गांव वाले लोग यह बात करते हैं कि यह वही लड़का है जिसके कारण पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पंचायतें बैठती आ रही है। काफ़ी सारे लोग तो यह ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि उससे दूध लेना देना छोड़ दिया और यह किसी भी हालत में संध्या से बदला लेना चाहता था, जिसके चलते 3 अगस्त 2026 को पूरी की पूरी प्लानिंग बना लेने के बाद अब जिस स्कूल में संध्या पढ़ाने के लिए जाया करती थी, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं उस में जा पहुंचता है। वहां पर उससे पहले से ही पता था कि काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए होंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने मफलर से अपना फेस को ढक लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसे पकड़ लिया जाए, जिसके चलते उसने अपने बाइक की नंबर प्लेट भी हटा दिया था। और उसके बाद अपनी बाइक को स्कूल के बाहर ही खड़ा करके स्कूल के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से यही बात कहता है कि वह संध्या मैडम से मिलना चाहता है। जाकर मैडम को यह बात बता दो कि उसका पति विकास आया है। संध्या इस टाइम अमित से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन बंद ही रखा करती थी। और जैसे ही उसे यह बात पता चली कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आया है, इसका यह कहना है कि इसका पति इससे मिलने आया है,
तो वह बाहर गेट पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संध्या अपने क्लासरूम से बाहर आती है, मेन हॉल में पहुंची, तो पहली बार ही देखने में उसे यह बात पता चल चुकी थी कि यह उसका पति तो नहीं है। लेकिन आखिरकार उसका पति बनकर यहाँ पर कौन आया है? वह बस दूर से ही खड़ी होकर इस टाइम उससे बात कर रही थी। लगातार बात करते करते जैसे ही वह उसके पास पहुंची, तो इस टाइम अमित अपने साथ चाकू लेकर आया हुआ था। उसने लगातार संध्या के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। वह यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि चाकू उसके पेट में लग रहा है, छाती में लग रहा है या फिर गर्दन में। वह अंधाधुंध लगातार उसके ऊपर वार करता ही जा रहा था। उसके वार करने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसने लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर 34 बार संध्या के ऊपर हमले कर दिए थे। इस हमले की आवाज़ को सुनकर जब संध्या लगातार चिल्ला रही थी, तो अंदर बैठा हुआ प्रिंसिपल भी बाहर आ जाता है और उसने जाकर संध्या को ऐसी हालत में देखा तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अमित यहाँ पर भी नहीं घबराया, जबकि वह चाकू लेकर प्रिंसिपल की तरफ ही दौड़ने लगता है। प्रिंसिपल के हाथों में इस टाइम कुछ नहीं था, जिसके चलते वह वहीं के आसपास में कुछ सामान ढूंढने लगता है। पीछे की तरफ वह हो जाता है और अमित को पता चल चुका था कि इसका खतरा टल चुका है और दूसरी तरफ इसने संध्या को तो ठिकाने लगा ही दिया है, जिसके चलते वह जितना जल्दी हो सकता था यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रिंसिपल को तो यही बात लग रही थी कि वह बंदा जो यहाँ से जा चुका है, सबसे पहले उसने संध्या को बचाना चाहिए। तो वह लोग संध्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि संध्या तो पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। पुलिस के पास कॉल किया जाता है। पुलिस कुछ एक देर तक तो इस केस के ऊपर तहकीकात करती है, सारे के सारे क्लू निकालती है और उसके बाद अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद तो यह बात क्लियर हो ही चुकी थी कि संध्या का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमित ही है। उसने संध्या का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। उसके कारण उसने पूरे ही गांव में अपनी बेइज्जती करवा ली थी। लेकिन अब भी संध्या उसके साथ बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते आखिर में उसने उसका कत्ल कर दिया। यह केस सच में ही दिल दहला देने वाला है कि एक बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हो सकता है बाहर उसको कोई एक तरफा प्यार करता हो, बाद में अगर वह उसे मना कर दे तो उसकी जान लेने के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार ये किस तरीके का प्यार हुआ? दोस्तों, इस तरीके की कहानी आपको और सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। तारीख थी 12 जुलाई साल 2026। पुलिस के पास रेलवे की तरफ से एक फ़ोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की बॉडी पड़ी हुई है। यह खबर सुनते ही पुलिस वाले ही वहां पर पहुंच जाती है और उस शख्स की पहचान करने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी लेने लग जाती है। तभी उसकी जेब से पुलिस को एक डैमेज फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखने पर पुलिस को पता चलता है कि यह जो शख्स है यह कौन है। और हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही थी। लेकिन क्यों? अगर आप भी जानना चाहते हैं सारी बात तो वीडियो को एंड तक देखें। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर सीतापुर से शुरू होती है, जहां शेख सराय इलाके में एक सीधे साधे परिवार में ईशा अयूबी, जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा या इशिका कहा गया है, वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ईशा की उम्र करीब 25 साल के आसपास थी और वो अपने पेरेंट्स के लिए जान थी। ईशा के पिता खेती, किसानी और छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाई। आपको बता दूं, इशारा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। वो बेहद शांत और सीधे बिहेवियर की लड़की थी, जो हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया करती थी। घर में सब उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। ईशा ने अपनी शुरुआती और इंटरमीडिएट की पढ़ाई सीतापुर के एक स्कूल से पूरी की थी। वो स्कूल में टॉपर्स में शामिल थी और उसने 12th क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर्स हासिल किए थे। आगे की पढ़ाई के लिए इशारा ने दिल्ली का रुख किया। उसने दिल्ली के एक मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई अपनी शुरुआत की। कॉलेज में भी वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट साबित हुई, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर था। साल 2025 में इशारा ने अपना बीटेक भी पूरा कर लिया था और कॉलेज से प्लेसमेंट के जरिए उसे ही गुरुग्राम के एक बड़ी इंटरनेशनल हेल्थ केयर और आईटी सर्विस कंपनी
ऑप्टम ग्लोबल सेंसेशन में नौकरी भी मिल जाती है। वो इस कंपनी में फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट पर काम करने लगी और बहुत मेहनत से अपना काम कर रही थी। ईशा अपने इस नए सफ़र और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। वहीं पर उसका परिवार भी अपनी बेटी की इस कामयाबी से बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। परिवार वाले रोज़ इशारा से फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, उससे उसका हालचाल पूछा करते थे कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। जब इशारा नौकरी के लिए गुरुग्राम आई तो शुरुआत में वो अपने परिवार की परमिशन से सेक्टर 57 में एक पीजी में अकेले रह रही थी। वो अपनी ज़िंदगी और काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल उसकी लाइफ में स्मूथली चल रहा था। रोज़ शाम को ऑफिस से आने के बाद इशारा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके दिन भर की जो भी चीज़ होती थी वो सारी चीज़ें उन्हें बयां करती थी, जिससे घर वालों भी बहुत सेटिस्फाइड रहते थे कि उनकी बेटी सेफ़ है और अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर रही है। इस दौरान जुलाई 2025 में ऑप्टन कंपनी में श्रेष्ठ मालिक नाम के एक लड़की की एंट्री होती है। श्रेष्ठ मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला था। वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि उसने देश के मशहूर इंटरन्यूट NIU रायपुर से कंप्यूटर साइंस की में बीटेक डिग्री ली हुई थी। अपनी इस काबिलियत के दम पर उसने सैमसंग और अमेज़न जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी और जुलाई 2025 में उसने ऑप्टन कंपनी में एक AI इंजीनियर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब भी मिल गई। नौकरी ज्वाइन करने के बाद श्रेष्ठ गुरुग्राम में आ गया और यहाँ से सेक्टर 55 में मौजूद Cloud9 नाम के एक पीजी में कमरा लेकर रहने लग जाता है, जबकि उसकी पूरी फैमिली भिलाई में रह रही थी। श्रेष्ठ के रिलेटिव और दोस्तों के अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, जिसका कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद तक नहीं हुआ था, बल्कि वह हर किसी से अच्छे से बात करता था और पल भर में दूसरों को अपना बना लिया करता था। श्रेष्ठ का यही बिहेवियर ईशा को बहुत अच्छा लगा। दरअसल जैसे ही हमने आपको पहले बताया कि ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे और जुलाई 2025 में दोनों ने एक साथ ही कंपनी ज्वाइन की थी। श्रेष्ठ की एज भी इशारा की जितनी ही थी, यानी करीब 25 साल के आसपास थी। एक ही प्रोजेक्ट टीम होने की वजह से दोनों काम के सिलसिले में अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ ऑफिस के काम कोर्स और प्रोजेक्ट डेडलाइंस तक ही सीमित थी, लेकिन रोज़ाना मिलने के साथ ही काम की वजह से उनके बीच की हिचकिचाहट धीरे धीरे अब दूर होने लगी थी। एक ही उम्र की होने और एक ही जैसी सोच होने के चलते श्रेष्ठ और इशारा का काम के अलावा भी अपनी प्राइवेट लाइफ और सपनों में के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने लग गए। एक कंफर्ट जोन उनको मिल गया था। धीरे धीरे उनकी यह रोज़ की बातचीत एक गहरी दोस्ती में बदल गई और दोनों को यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह वक्त जो होता है वो आगे बढ़ता रहता है और दोनों एक दूसरे का रिश्ता वक्त बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आखिरकार एक दिन श्रेष्ठ ने हिम्मत जुटाई और इशारा को अपने मन की सारी बात बता दी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि श्रेष्ठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इशारा मुस्लिम है और वह खुद हिंदू है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में कुछ नहीं दिखाई देता। श्रेष्ठ के मन में एक उम्मीद थी कि वक्त आने पर वो अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना लेगा। दूसरी तरफ इशारा के दिल में भी श्रेष्ठ के लिए वही फीलिंग्स थी, इसलिए उसने बिना देर किए श्रेष्ठ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह दोनों एक दूसरे के खूबसूरत रिलेशनशिप में आ गए। अब वीकेंड्स पर साथ साथ घूमना, नए नए कैफ़ेज़ में जाना और ऑफिस के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उनकी आदत बन चुकी थी। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन निकल के सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे की छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखने लगे थे और अपनी इन छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे। इस तरह यह वक्त गुजरता गया, पर ना तो अब तक इशारा ने अपनी फैमिली को श्रेष्ठ के बारे में कुछ बताया था, ना ही श्रेष्ठ ने अपनी फैमिली को इशारा के बारे में कोई डिडक्शन किया था। दोनों इसी तरह अपने रिश्तों की दुनिया को नज़रों से छिपाकर एक ही कंपनी में काम करते हुए अपने करियर और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। इसलिए जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते लगभग 8 जुलाई में इशारा ने एक बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इशारा पहले सेक्टर 57 के एक पीजी में अकेली रहती थी। वो रोज़ ऑफिस आने जाने, अकेले कमरे संभालना और श्रेष्ठ से दूर रहने के बजाय उसने और करीब आना चाहती थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। यही सब सोच के इशारा ने अपना
वहाँ का पीजी का जो रूम था उसे खाली कर दिया और अपना सारा सामान लेकर सेक्टर 55 में श्रेष्ठ मलिक के क्लाउड 9 पीजी वाले कमरे में शिफ्ट हो गए। दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ध्यान से सुनना। दरअसल 12 जुलाई की सुबह इशारा ने परिवार वालों ने रोज़ की तरह खुश होकर उसे फ़ोन किया। वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी कैसी है और उसका जो वीकेंड है वो कैसा बीता है। लेकिन इशारा ने फ़ोन नहीं उठाया, हालांकि फ़ोन लगातार उसका बजता जा रहा था। यह देखकर परिवार वालों को लगता है कि हो सकता है कि वह ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में या दोस्त के साथ बिजी हो, इसलिए वह कॉल नहीं उठा पा रही हो और वह इंतज़ार करते हैं कि वह कॉल बैक खुद कर लेके। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लग जाती हैं, अब घर वालों की धड़कन धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। दोपहर ढलकर शाम हो गई और इशारा की तरफ से एक भी कॉल या फिर एक भी मैसेज नहीं आया, तो घर वालों की टेंशन ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इशारा ने पूरे दिन अपने पेरेंट्स से बातचीत ना की हो। अब घबराए हुए घर वालों ने बिना देर किए इशारा के ऑफिस में कांटेक्ट किया ताकि उसकी कोई जानकारी मिल सके। उन्हें उम्मीद थी कि वो ऑफिस में होगी, पर वहाँ से जो खबर मिलती है ना, उससे सबके होश उड़ा दिए। ऑफिस वालों ने बताया कि इशारा उस दिन अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आई है और उसका कोई अता पता भी नहीं है। यह सुनकर अब घर वालों का डर हकीकत में बदलने लगा। उन्होंने किसी अनहोनी हो गई ऐसा एहसास होने लगा। इसलिए बिना पल गवाए इशा के परेशान पिता ने तुरंत ही सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में कॉल किया और पुलिस को सारी बात अब तक की बता दी। लड़की के अचानक गायब होने की शिकायत मिलते ही पुलिस भी फ़ौरन ही एक्शन मोड में आ जाती है। सबसे पहले पुलिस की एक टीम इशारा के उस पुराने एड्रेस यानी कि सेक्टर 57 वाले फ्लैट पर पहुंची। पुलिस को लगा था कि वो अपने ही कमरे में मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि वह फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। वहां इशारा का कोई भी सामान नहीं था। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से और पड़ोसियों से पूछताछ की तो किसी को भी कुछ पता नहीं था कि इशारा अपना सारा सामान समेटकर अचानक कहाँ चली गई। पूरी कॉलोनी में कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था, जिसने पुलिस की उलझनें और ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब पड़ोसियों से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने टेक्निकल जांच का सहारा लिया। उन्होंने इशारा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाला और उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन को ट्रेस करते ही पुलिस के सामने सेक्टर 55 का वही क्लाउड 9 पीजी का एड्रेस आ जाता है, जहां वह श्रेष्ठ मलिक के साथ रही थी। लोकेशन का पता चलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत ही पीजी पर पहुंच गई। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रूम के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि कमरे का मेन डोर पूरी तरह से लॉक था। पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई और ना ही कोई जवाब आया। यह देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उन्होंने बिना देर किए मकान मालिक को मौजूदगी में दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे ही दरवाज़ा टूटा और पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर फर्श पर रक्त बिखरा हुआ था और इशारा का बेजान शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके गले और शरीर के बाकी हिस्सों पर चाकू से बेरहमी से किए गए वार के गहरे निशान थे और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को उसे मारा गया था। मौके से ही पुलिस को वो चाकू भी बरामद हो गया, लेकिन श्रेष्ठ यहाँ पर मौजूद नहीं था। खैर, अब पुलिस ने तुरंत ही ईशा की फैमिली को फ़ोन किया, उन्हें उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर ईशा के परिवार वाले बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। वो फ़ौरन ही गुरुग्राम पहुंचते हैं और जब उस कमरे में जाते हैं तो अपनी लाडली का यह हाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। पूरे कमरे में खिचपचाकर मच गई, चीख पुकार मच गई। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह परिवार को संभाला, उन्हें तसल्ली दी कि वह गुनहगार को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इसके बाद पुलिस ने लीगल प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने इशारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरा कमरे की बारीकी से जाँच की। उन्होंने फर्श पर जो खून था उसके सैंपल लिए, चाकू पर मौजूद उंगलियों के निशान जुटाए और कमरे में मौजूद श्रेष्ठ और इशारा के लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सामानों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने श्रेष्ठ को ढूंढने के लिए कई टीम बनाई। सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लगाया गया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने क्लाउड 9 पीजी और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। अब देखिए, फुटेज से यह पता चला कि वारदात के अंजाम देने के बाद श्रेष्ठ बेहद ही घबराई हुई हालत में अकेले पीजी से बाहर निकलता है। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजों पर अलर्ट भेज दिया ताकि वह अपने घर छत्तीसगढ़ न भाग सके। पुलिस अभी श्रेष्ठ की तलाश में छापामारी कर ही रही थी कि 12 जुलाई को उन्हीं
खबर मिली कि गुरुग्राम के गढ़ी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक शख्स की बॉडी पड़ी हुई है, जिसे तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अब यह सुनते ही फौरन ही वहां पर पहुंच जाती हैं और उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो पुलिस के जेब में एक फ़ोन मिलता है जो ट्रेन के टक्कर से थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसका सिम कार्ड पूरी तरह से अभी सेफ था। इसके अलावा जेब से मिले वॉलेट में कुछ ज़रूरी पेपर्स और आईडी कार्ड्स भी मिले, जिससे पुलिस को शुरुआती सुराग में मिला कि यह श्रेष्ठ मलिक हो सकता है। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन को सिम कार्ड को निकाला और दूसरे डिवाइस में डालकर उसे एक्टिवेट किया। जैसे ही पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वो सीधे श्रेष्ठ का निकला, जिसकी तलाश सेक्टर 56 की पुलिस कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने श्रेष्ठ के पीजी के सीसीटीवी फुटेज में उसके कपड़े को देखा और रेलवे ट्रैक पर मिले शख्स के कपड़ों को मिलाया तो दोनों हूबहू एक जैसे थे। इससे पुलिस को एक यकीन हो गया कि यह जो लड़का है यह श्रेष्ठ है। पर पुख्ता पहचान के लिए पुलिस ने तुरंत ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले श्रेष्ठ के घर वालों को फ़ोन किया और इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी। यह खबर सुनते ही श्रेष्ठ के पेरेंट और रिश्तेदार बदहवास हालत में तुरंत ही गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। जब पुलिस ने उन्हें बॉडी दिखाई तो उसे देखते ही पेरेंट्स ने पहचान लिया कि यह उनका बेटा श्रेष्ठ है। पुलिस ने श्रेष्ठ के पिता से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि 11 जुलाई को श्रेष्ठ ने अपने भाई से फ़ोन पर बात की थी। उस बातचीत में श्रेष्ठ काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने अपने भाई को फ़ोन पर बताया कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई है, पर वह लड़की कौन थी इसके बारे में श्रेष्ठ ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। वही श्रेष्ठ के फादर ने पुलिस के सामने यह भी साफ कहा कि उनके परिवार में किसी को भी इशारा आयूबी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। श्रेष्ठ ने कभी भी घर पर इशारा का जिक्र भी नहीं किया था और ना ही यह बताया था कि वह किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, बल्कि उनके मुताबिक यह सब एक झूठ है। उन्होंने श्रेष्ठ और इशारा के रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। श्रेष्ठ के फादर ने पुलिस से कहा कि श्रेष्ठ बहुत ही शांत और एक समझदार लड़का था। उनका बेटा किसी की जान लेना जैसा कोई खौफनाक कदम